हेलो बच्चों, तो मैं हूं सीपी सर और आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल। और बच्चों, हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स और उसमें देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 यानी अध्याय नंबर 1 कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। और उसमें 5 वीडियो तक आप लोग देख चुके हैं। आज 6वीं वीडियो बच्चों हम लोग लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव क्या है पहले इसको समझते हैं, फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझते हैं। तो बच्चों, अगर दो समान तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो जो निकाय बनेगा उस निकाय को हम लोग बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। तो बच्चों, जैसे आपके पास -q आवेश है और दूसरे सिरे पर +q आवेश है और इसकी बीच की दूरी बच्चों वो है 2l मीटर है बच्चों। तो ये बच्चों इसका मध्य बिंदु है, तो ये जो निकाय बनेगा बच्चों, इस निकाय को हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। इसको नाम दे सकते हैं बच्चों A और इसको नाम दे सकते हैं B। यानी हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो कि एक पर -q आवेश है और दूसरे पर +q आवेश है और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 2l दूरी पर है, 2l दूरी पर है बच्चों। तो इस प्रकार के निकाय को हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे बच्चों। ये ध्यान दीजिएगा कि विपरीत आवेश होने चाहिए, समान आवेश नहीं होने चाहिए। यानी समान व विपरीत, समान का मतलब इनका जो परिमाण है वो समान होगा, परंतु आवेश क्या होगा? वो विपरीत होगा। तो दो समान तथा विपरीत प्रकार के आवेश अगर एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो यानी 2l दूरी पर हो तो इस प्रकार को निकाय को हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे बच्चों। अब बात यहीं पर आती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो बच्चों, इसमें से किसी एक आवेश का परिमाण और इनके बीच की दूरी का जो गुणनफल होगा उसे हम लोग बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और उसको हम लोग P से दर्शाएंगे बच्चों, यानी P। और इसकी दिशा बच्चों ऋण से धन आवेश की ओर होगी। तो बच्चों, यानी हम कह सकते हैं कि P बराबर इसका एक आवेश का परिमाण ले लेंगे Q और बीच की दूरी 2l, इसका गुणा कर देंगे तो थोड़ा इसको ऐसे लिखा जाएगा बच्चों, 2 को आगे लिखते हैं 2ql। तो ये जो होगा बच्चों, इसी को हम लोग बोल रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है बच्चों, ये एक सदिश राशि है और इसकी दिशा कैसी होगी? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी बच्चों। तो बच्चों, इसको कैसे लिखा जाए, आइए लिखते हैं। यहां पर इसको लिखा जाए कि दो समान यानी परिमाण में दो समान व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तब ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब साथ ही में ये भी लिखते हैं तथा किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।
तो बच्चों इस तरीके से हम लोग सीखते हैं दो समान परिमाण के व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तब ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं तथा किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब यहां पर बच्चों इसके लिए हम लिख सकते हैं कि माना दो समान परिमाण व विपरीत आवेश -q व +q हैं तथा ये दोनों आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर हैं, 2l दूरी पर हैं, तब इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा बच्चों? P बराबर Q इंटू 2l, या इसको लिख दें P बराबर 2QL, ये हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से ये हो जाएगा बच्चों। तो यहां पर आप देख रहे हैं बच्चों इसकी दिशा को दिखाया गया है, तो माइनस से Q आवेश की ओर होती है। तो हम यहां पे लिखेंगे, इस बात को लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है, जिसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश बच्चों, मतलब ये अक्ष के इस दिशा में, अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, तो बच्चों ये तो बात हो गई इसकी दिशा की। अब बच्चों इसमें एग्जाम्पल की बात करें, इसके उदाहरण की बात करें, तो उदाहरण क्या हो जाएंगे बच्चों? जैसे आपका HCl, HBr, NH3, CH4, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों इसके उदाहरण हैं, ये इसके आपके उदाहरण हैं, ठीक है। H2O, इस तरीके से। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज देखें हम लोग कि जो अणु होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब ध्यान से कुछ बातों को समझते हैं। ये आपने लिख लिया, इसकी दिशा भी जान ली, दोनों बातों को जान लिया आपने, इसकी परिभाषा भी देख ली बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जानते हैं कि जो अणु होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और आप जानते हैं कि इसमें जो नाभिक होता है वो धनावेश होता है, और जो इलेक्ट्रॉनों का केंद्र होता है, यानी जहाँ ऋणावेश, जो इलेक्ट्रॉनों का केंद्र है उसे हम लोग ऋणावेश बोलते हैं, ऋणावेश। तो बच्चों एक सिरे पर, यानी कुछ अणुओं में परमाणुओं की इस प्रकार से व्यवस्था होती है कि उसका जो धनावेश यानी नाभिक का केंद्र और जो ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉनों का केंद्र ऋणावेश, ये एक दूसरे से दूरी पर होते हैं। तो ये वैद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं, यानी इन्हें हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। परंतु बच्चों परमाणुओं में, परमाणु जो होते हैं वो वैद्युत द्विध्रुव नहीं होते, वो वैद्युत द्विध्रुव नहीं होते। उसका कारण क्या है बच्चों कि परमाणु जो है, यहाँ पे देखिए सब अणु आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों जो परमाणु होते हैं वो वैद्युत द्विध्रुव नहीं होते, क्योंकि जो परमाणु होते हैं तो बच्चों परमाणु में जो नाभिक है
और नाभिक के जो चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का जो केंद्र है वो क्या हो जाते हैं कि नाभिक यानी परमाणु के केस में, परमाणु में नाभिक यानी इसको हम लोग बोलेंगे धनावेशित और इलेक्ट्रॉनों का केंद्र। तो बच्चों परमाणु में नाभिक धनावेशित और इलेक्ट्रॉनों का जो केंद्र है, यानी नाभिक भी केंद्र है आपका, तो ये केंद्र संपाती हो जाते हैं, संपाती होते हैं। बच्चों ये संपाती का यहाँ पर अर्थ क्या है? संपाती जैसे मैथमेटिक्स में यानी गणित में आप जानते हैं कि जैसे बच्चों, एक मिनट, हाँ बच्चों देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस चीज़ को कि बच्चों ये रेखाएं हमने खींची, ये समांतर रेखाएं हैं और ये रेखा एक परपेंडिकुलर यानी लंबवत रेखा है। ठीक है बच्चों, ये रेखा जो है प्रतिच्छेदन रेखाएं हैं। परंतु बच्चों अगर हम रेखा एक ऐसे खींच दें, जैसे एक रेखा हम लोग ऐसे खींच दें और ये ऐसे, तो ये आपको देखने में लग रहा है बच्चों कि ये एक रेखा है, ये देखने में लगता है कि एक रेखा है, परंतु वास्तव में ये एक रेखा नहीं है, ये दो रेखा है। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा मैंने खींची, यानी पहले हमने जो है ब्लैक मार्कर से इस पर एक रेखा खींचा, फिर हमने लाल मार्कर से इस पर एक रेखा खींचा। तो ये देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि एक रेखा है, परंतु ये एक रेखा नहीं है, ये एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है। इसी को हम लोग बोलते हैं संपाती होना, इसको बोलते हैं हम लोग संपाती होना। उसी प्रकार अगर कोई केंद्र किसी केंद्र के संपर्क मतलब इस तरीके से है कि एक दूसरे पर है वो, यानी वो एक ही दिखाई दे रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो केंद्र संपाती हो चुका है। तो बच्चों परमाणु के केस में कुछ ऐसा होता है कि परमाणु में जो नाभिक है धनावेशित केंद्र है और इलेक्ट्रॉनों का जो केंद्र है ऋणावेश जिसे बोल रहे हैं, ये संपाती हो जाते हैं। तो इसीलिए जो परमाणु होते हैं वो वैद्युत द्विध्रुव नहीं होते, यानी दोनों आवेश एक दूसरे से दूरी पर नहीं दिखाई देते। बात समझ आ रही बच्चों? परंतु बच्चों अगर जो परमाणु है अगर इसको वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो इसमें होता क्या है कि जो धनावेशित हैं वो एक तरफ हो जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉनों का जो केंद्र है यानी जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक तरफ हो जाते हैं, यानी ऋणावेश और धनावेश एक तरफ हो जाते हैं कुछ दूरी पर। तो यानी अगर किसी परमाणु को वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो वह वैद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य करने लग जाता है, और वैद्युत क्षेत्र को हटा लिया जाए तो वो जो है आपका वैद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य नहीं करता। हालांकि इस पर जो नेट आवेश होता है बच्चों वो क्या होता है? शून्य होता है। अणुओं में भी वही होता है, परंतु अणु जो है कि अणुओं में परमाणु व्यवस्था इस प्रकार हो जाती है कि नाभिक और इलेक्ट्रॉनों का जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। इसीलिए कुछ अणुओं में इस तरह, सभी अणु की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों। जैसे अगर हम लोग बात कर लें कि आपका Cl2 है तो ये अणु है परंतु ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं है, यानी जो है इसका आघूर्ण शून्य है एक तरीके से देखा जाए। केमिस्ट्री में भी आपको मिलता है, मगर फिलहाल हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि परमाणु आपका नहीं है और परमाणु को अगर वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो ये वैद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य करने लग जाता है। इस पर टोटल आवेश नेट आवेश शून्य होता है, परंतु ये वैद्युत द्विध्रुव होता है और वैद्युत क्षेत्र को हटा लेने पर ये वैद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य नहीं करता। ठीक बच्चों, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये छोटा सा टॉपिक है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक बार सरसरी निगाह से फिर से हम लोग देख लेते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है क्या होता है बच्चों? दो समान तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी यानी 2l दूरी पर होते हैं, तो इस निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। और दूसरी बात, इसमें से किसी एक आवेश का परिमाण यानी उसका मैग्नीट्यूड और उनके बीच की दूरी का अगर गुणनफल किया जाए तो हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होता है, जिसे हम लोग P से दर्शाते हैं। और इसकी दिशा क्या होती है बच्चों? -q आवेश यानी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। यहाँ पे आपने लिखा वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश यानी इसी अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। और यहाँ पर हमने इसके उदाहरण देखे हैं HCl, HBr, NH3, CH4, H2।
तो बच्चों इस तरीके से, हालांकि बच्चों इसमें देख रहे हैं नेट आवेश शून्य मिलेगा आपको, परंतु इसमें जो है कि वैद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य होगा, यानी कार्बन से एक हाइड्रोजन यानी दो विपरीत आवेश उतना ही दूसरा होगा तो जो उसे निरस्त कर रहा होगा, परंतु ये वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण उसके। अगर परमाणु की बात करेंगे बच्चों तो परमाणु नहीं होगा। उसका रीजन क्या है, ये रीजन जो मैंने आपको बताया और समझाया है यही रीजन है इसका, कि परमाणु में नाभिक यानी धनावेशित जो केंद्र होता है और इलेक्ट्रॉनों का केंद्र समपाती हो जाता है, ठीक है। इसलिए परमाणु जो है वो आपके वैद्युत द्विध्रुव की भांति नहीं कार्य करते, परंतु वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वो वैद्युत द्विध्रुव बन जाते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको कितना समझ में टॉपिक आ रहा है। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि उससे हम लोग को मोटिवेशनल मिलता है और आगे से आगे बनाने की कुछ जो है कि अच्छे सुझाव मिलते हैं। तो कमेंट्स बॉक्स में सुझाव दीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए, हमें बताइए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में वीडियो नंबर 7 में बच्चों हम लोग इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी अगली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी तक आपने पढ़ा कि किसी बिंदु आवेश के कारण उससे r मीटर की दूरी पर अगर कोई बिंदु है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव से उसकी अक्ष के अनुदिश में अगर कोई दूरी r पर जो है कोई बिंदु है तो इसके कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यानी इसका उपयोग होगा। इसलिए आज की वीडियो में आपने ये देखा। अगली वीडियो में इसके द्वारा जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, वो भी दो कंडीशन में निकलती है, एक अक्षीय और एक निरक्षीय। तो अक्षीय निरक्षीय क्या होता है अगली वीडियो में हम लोग इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।